गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन बाजरा के अंदर पढ़ रहे थे, बाजरे का मर्दुल रोमिल आशिता या हरित बाली रोग पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने दो अवस्था में लक्षण देखे थे। एक आपने देखा था कि मर्दुल रोमिल आशिता अवस्था में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हरित बाली अवस्था में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे इसके रोगजनक, इसके प्रबंधन, इसकी बात करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें रोगजनक के कि इसका रोगजनक कौन है। ठीक है, रोगजनक देखिए आप कि भाई रोगजनक जो है, ये रोग जो आपके इस स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ठीक है, क्या नाम है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसके द्वारा फैलता है। और ये क्या है, अविकल्पी परजीवी कवक है। अविकल्पी परजीवी कवक। अविकल्पी मैंने आपको बताया था, विकल्पी का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति या किसी और परजीवी पे भी नहीं रह सकती। अविकल्पी परजीवी का मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिर्फ इसी जीवित जीव पे क्या होती है, निर्भर रहती है। ठीक है, और ये किस प्रकार का रोग है, तो ये बीज व मर्दा जनित रोग है। बीज व मर्दा जनित रोग का मतलब होता है जो बीजों से या मर्दा से जो रोग फैलता है। बीजों जो बीज संक्रमित होते हैं वो बो देते हैं, तो वापस अगले साल वो क्या होता है, रोग पैदा करते हैं। और मर्दा जो इसमें बाजरा बोया, वापस बाजरा बो देंगे तो जल्दी संक्रमण होगा। तो बीज व मर्दा जनित है। ठीक है, और लैंगिक बीजाणु जो निषिक्तांड के रूप में क्या रहता है, उत्तरजीवित रहता है। कि भाई निषिक्तांड बनता है, वो अगली अवस्था वापस जैसे नई संतति आती है, नई बाजरा फसल बोते तब तक जीवित रहता है। और ये क्या करता है, निषिक्तांड ही क्या फैलाता है, संक्रमण के लिए क्या है, मुख्य घटक है। और एक चीज़ ध्यान रखें आप, निषिक्तांड का मतलब होता है नर शुक्राणु मादा शुक्राणु होते हैं, मादा अंडाणु जो होते हैं, इनके मिलने से एक द्विगुणी संरचना बनती है जिसके ऊपर एक आवरण बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, निषिक्तांड कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन बात करें कि इनमें जो बीजाणुधानी दर है, ठीक है, निषिक्तांड किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो निषिक्तांड जो है इनके ऐसे ये येलो कलर के पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, निषिक्तांड जो होते हैं वो क्या होते हैं, येलो रूप में ऐसे छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है निषिक्तांड। और इनकी जो बीजाणुधानी दर है, जिसमें बीजाणु का संक्रमण होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर है जो आपके ये प्रैक्टिकल में भी है। और ये क्या है, इसकी संक्रमण की अवस्थाएँ है, जिसमें ये क्या बीजाणु लगे होते हैं और ये आपके बीजाणुधानी दर की संरचना है जिसके ऊपर ये बीजाणुधानियाँ बनी हुई है। और ये जो पूरी संरचना है किसकी है, बीजाणुधानी दर की है। इस प्रकार से क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, जो संरचना बनी हुई है आपके, ये बीजाणुधानी दर व बीजाणुधानी की है। तो ये तो बीजाणुधानी दर हो गया जो बीजाणुधानी को धारण करता है, बीजाणुधानी दर। और ये क्या है, बीजाणुधानी ऊपर वाली बीजाणुधानी। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। और ये जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार से क्या होता है, निषिक्तांड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, संक्रमण फैलता है। इस प्रकार से रहते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं। जब प्रबंधन की बात करते हैं कि इस रोग का प्रबंधन वही सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, ठीक है, रासायनिक प्रबंधन, इनकी बात करेंगे जैसा कि अपने पहले भी किया था। देखिए अब आगे बात करते हैं प्रबंधन कि भाई इस रोग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे इस रोग से इस फसल को बचाया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। और प्रबंधन आपको पता है, अपन पहला पढ़ते हैं सस्य प्रबंधन। कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले रासायनिक प्रबंधन पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन इतने रोग पर लगभग क्रम ये रखा है तो अपन यही बेस्ट रहेगा। ऊपर नीचे हो तो कोई तकलीफ नहीं है। सस्य प्रबंधन देखिए कि स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। कि भाई आपको सबसे पहले स्वस्थ और जो परिमाणित है, ISI मार्क जो आप मार्केट से लेकर आते हैं, ISI मार्क का जो आता है बीज कंटेंट, वही लेकर आना है। स्वस्थ व प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए।
दूसरी बात करें इसमें आगे अपन कि गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सभी में काम आ रहा है कंटेंट लगभग। गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। ठीक है, जिससे भी क्या है जो उसके निषेधांड अवस्था ये क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और तीसरा है कि खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए या ज़मीन में गहरा गाड़ देना चाहिए। या वो पता है बाजरे की फसल है, जैसे फसल बोई है तो बाजरे को अपन क्या करते हैं, इतना सा काटेंगे तो ये इतना सा कम से कम ये ब्लैक वाला ये हेड है इतना तो ज़मीन के ऊपर, इससे भी नीचे, इससे ज़्यादा नीचे ज़मीन में रह जाएगा। इसके अंदर ये क्या होते हैं, रोग फैलाने वाला कवक है, इनकी अवस्थाएँ जीवित रहती। तो अपन को क्या करना चाहिए, फसल कट करने के बाद जो पौधे के बचे हुए अवशेष हैं कि खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, या फिर एक गहरा खड्डा बनाकर उनको गाड़ देना चाहिए ताकि वो बाहर नहीं फैले। दूसरा अपन पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, जैविक प्रबंधन। कि भाई जैविक प्रबंधन किस प्रकार से, जैविक प्रबंधन अपन पढ़ते हैं प्रतिरोधी किस्मों की सहायता से या किसी जीव की सहायता से इसको नियंत्रित करना। तो इसमें देखिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस व ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजोपचार व पढ़ने छिड़काव करना चाहिए। मतलब क्या होगा कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा के कल्चर मार्केट में मिलते हैं, इनको बीजों के साथ उपचारित करना चाहिए, बीजों के साथ इनको रखना चाहिए कल्चर को, या फिर पत्तियों पर इनका क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी बात आपको पता ही है, अपन क्या करते हैं, बाजरे की रोग प्रतिरोधी किस्में कि भाई बाजरे में इस रोग से जो इस रोग को सहन करने की क्षमता, इस रोग को नष्ट करने की क्षमता जिन किस्मों में पाई जाती है उनकी बात करेंगे। तो बाजरे की रोग रोधी किस्में, ठीक है, जैसे पुष्पा मोती, पुष्पा 23, WCC 75, ICMH 451, ICMH 88088, राज 171 इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। इत्यादि का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, इन किस्मों में से कोई भी किस्मों का उपयोग करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, इस रोग को रोका जा सकता है। अब तीसरा अपन पढ़ते हैं रासायनिक प्रबंधन। देखिए कि भाई रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है उसकी बात करते हैं। किस प्रकार से अपन रसायनों की सहायता से इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे कौन से रसायन मार्केट में आते हैं, ठीक है, जो इस रोग के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होते हैं इस रोग को नियंत्रित करने के लिए, अब उनकी बात करने वाले हैं। तो तीसरा और लास्ट पॉइंट है इस रोग का रासायनिक प्रबंधन। इस रोग के बाद में फिर अपन नेक्स्ट रोग की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा है आपके रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन देखिए
के बीजों को मेटालेक्सिल, बीजों को मेटालेक्सिल ये ऐसे बोलते हैं, एप्रॉन SD 35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 ग्राम मैनकोजेब से बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार कर बुआई करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि बुआई के 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर, सॉरी एक मिनट, इसमें क्या करना चाहिए, एक और आता है रिडोमिल MZ72, इनको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। कि भाई क्या कर सकते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि बीजों को मेटालेक्सिल केमिकल आता है, इसे एप्रॉन SD 35 बोल सकते हैं, ठीक, इस नाम से भी वो मिल जाता है। तो इसको 6 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, 1 किलो बीज देंगे उसमें 6 ग्राम पाउडर आपके ये केमिकल डालना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2.5 ग्राम मैनकोजेब उससे बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलो में 2.5 ग्राम मैनकोजेब इनको डाल के बीजों को रखें अच्छे से, फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन बो सकते हैं। और बुआई के, या फिर ये कैसे बुआई के 21 दिन बाद क्या करना है कि मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर, कि आप जो पानी ले रहे हो उसमें 2.5 ग्राम क्या करना है आपको मैनकोजेब डालना उस पानी के अंदर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं मेटालेक्सिल या मैनकोजेब को मिक्स करके इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करके फिर पूरे खेत में अपन को क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, रोग क्या आ सकता है, नियंत्रण में आ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट रोग बाजरे का अर्गट या चेपा रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड रोग बाजरे का अर्गट या इसे कहा जाता है चेपा रोग। क्या होता है, देखिए बाजरे का अर्गट या चेपा रोग, इसकी बात करते हैं अपन। देखिए अर्गट का सामान्य अर्थ होता है आपके स्क्लेरोशियम, के जो अर्गट है
इसका जो सामान्य नाम क्या है, स्क्लेरेशियम, स्क्लेरोशियम, ये इसका क्या है, सामान्य नाम अर्थ होता है। और स्क्लेरोशियम कवक के ऊतकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की कठोर संरचना होती है। कि भाई ये क्या होती है, ध्यान रखें, एग्जाम नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्लेरोशियम क्या होती है, तो देखिए लिख लेते हैं इसके बारे में। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है, थोड़ा सा अलग नाम है तो क्यों लिंक नहीं है, जैसा नाम वैसा कुछ इसकी परिभाषा नहीं है, इस हिसाब से पूछ जाते हैं। तो इसका लिखिए कवक के ऊतकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की कठोर संरचना होती है। काले रंग की कठोर संरचना होती है। और आगे देखिए कि क्लेविसेप्स कवक, देखिए क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोशिया से नामक कवक के स्क्लेरोशिया से जो एल्केलॉइड प्राप्त होता है उसे अर्गोटिन या अर्गोटोक्सिन कहते हैं, जिसको खाने से पशुओं एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कि अर्गोटिन को खाने से क्या होता है, खाने से पशुओं व मनुष्यों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जिसमें मनुष्य में क्या लक्षण प्रकट होते हैं, देखिए अर्गोटिन को खाने से मनुष्य में पेट दर्द, सिर चकराना, उल्टी व अतिसार, के जैसे प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। कवक के स्क्लेरोशिया खाने से मनुष्य व जानवरों में जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, अर्गोटिज्म कहा जाता है। अर्गोटिज्म रोग होता है। देखिए ये जो भी पढ़ा आपने, ये जो पैराग्राफ, ये एक नंबर का क्वेश्चन जरूर देता है और पूरे चांस से एक नंबर का क्वेश्चन बनने का। क्या अर्गोटिज्म क्या है, अर्गोटिन क्या है, क्लेविसेप्स क्या है, स्क्लेरोशियम या स्क्लेरोशिया क्या है। देखिए कि भाई स्क्लेरोशियम क्या है कि ये कवक के जो ऊतक होते हैं, कवक जिसे कवक जाल बनाता है, कवक का निर्माण होता है, उन ऊतकों से क्या होता है, भूरे या काले रंग की क्या होती है, कठोर संरचना बनती है। जैसे मान लीजिए काले रंग की ऐसे कठोर संरचना बन गई, उसे बोलते हैं स्क्लेरोशियम। और जो आपके क्लेविसेप्स नामक एक कवक है, कवक का नाम क्या है, क्लेविसेप्स। तो अब इसके द्वारा बनाएगा जो काले रंग की संरचना, उसको भी स्क्लेरोशिया बोलेंगे। तो क्लेविसेप्स के नामक कवक से जो स्क्लेरोशिया बनाया जाता है, इसे एक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। एक मादक पदार्थ प्राप्त होता है, उसका क्या नाम है, अर्गोटिन या अर्गोटोक्सिन कहते हैं। अर्गोटिन को मान लीजिए पशु और मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य ने इस अर्गोटिन को खा लिया तो पेट दर्द होने लग जाता है, सिर चकराने लग जाता है, उल्टी, अतिसार, ठीक है, लूज मोशन बोलते हैं जिसे। और
मनुष्य के द्वारा अर्गोटिन को खाने पर कौन सा रोग होता है? अर्गोटिज्म होता है। तो अर्गोटिज्म किसे कहते हैं? अर्गोटिन क्या है, क्लेविसेप्स क्या है, स्क्लेरोशियम या स्क्लेरोशिया क्या है? तो ये एक नंबर के क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं। तो यहाँ से इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अच्छे से समझें इस चीज़ को, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन कि भाई इसके लक्षण क्या है, कि भाई इसके द्वारा कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं कि बाजरा के जो आपके अर्गट या चेपर रोग इसके क्या लक्षण है। देखिए कि भाई इस रोग के लक्षण पुष्पावस्था के समय दिखाई देते हैं। पुष्पावस्था मतलब पुष्प जब लगते हैं तब लक्षण दिखाई देते हैं। पुष्पावस्था के समय लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद बात करें कि रोग के लक्षणों के आधार पे इसको भी कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कि वे रोग के जो लक्षण प्रकट होते हैं उनके आधार पे। तो पहला है मधु बिंदु अवस्था। मधु बिंदु अवस्था, मधु बिंदु अवस्था या ऐसे बोला जाता है हनी ड्यूस स्टेज की रोग की इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद के रंग की द्रव्य पदार्थ की बूंदें बालियों पर दिखाई देती है। किस रोग में क्या होता है? सबसे पहले छोटी 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 जो आपके गुलाबी शहद का रंग होता है ना, उस हिसाब से शहद के रंग की द्रव्य मतलब जल की बूंदें, द्रव्य पदार्थ की बूंदें बालियों पे दिखाई देती है। बालियों ना जिनके अंदर अपन सीटी बोलते हैं, ठीक है, बालियों पर दिखाई पड़ती है। सबसे पहले होगा कि भाई मधु बिंदु नाम क्यों रखा? शहद की जैसे रचना जैसे छोटी छोटी क्या होती है? बिंदु के रूप में, बालियों के रूप में ये दिखाई देती है, द्रव्य पदार्थ के रूप में, ठीक है। इसके आगे देखिए जो बाद में क्या होती है? भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाली पर फैल जाती है। फिर ये बाद में कैसे हो जाती है? भूरे रंग के चिपचिपे, भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में, चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाली पर फैल जाती है। और इस कारण इस रोग को क्या कहा जाता है? बाजरे का चेपा रोग। भाई फैल जाती है और चिपचिपी होती है, इसलिए क्या कहते हैं? बाजरे का चेपा रोग कहा जाता है। सिंपल सा क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन बाजरे की बनाए, थोड़ी सी रचना आपको दिखाने के लिए बाजरे की बाली बनाए, ठीक है। अभी आपको आप मार्केट आप खेतों में जाएंगे तो आपको स्टोर के संकर में चीज़ें मिल भी जाएगी, ऐसे लक्षण दिख भी जाएंगे यदि आप देखना चाहें जाएँ तो जैसे ये बाजरे की अपन ने बना ली बाली, बड़ी नहीं बनाई, थोड़ी छोटी सी बनाता हूँ। इससे बड़ी बड़ी बालियाँ लगी होती है खेतों में, आपने देखा होगा। और सामान्य अपन बीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, दाने हैं बाजरे के, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू लाइन से। ये क्या होते हैं? इस बाली के अंदर बाजरे के क्या होते हैं? दाने लगे होते हैं, बीज लगे कह सकते हैं अपन। ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि सबसे पहले तो शहद के जैसे कलर की क्या होती है? आपके छोटी छोटी ऐसे बूंदें दिखाई देती है, ऐसे ऐसे द्रव्य की बूंदें, ठीक है, रेड कलर वाले। फिर क्या होती है? समय के साथ क्या हो जाती है? फिर भूरे रंग की, ठीक है, भूरे को मैं ब्लैक से बना देता हूँ। भूरे रंग की क्या हो जाती है? चिपचिपे पदार्थ में फैल के पूरे ऐसे फैल जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? पूरा जो आपके बाजरे की बाली है ये क्या हो जाती है?
संक्रमित हो जाती और इससे क्या हो जाता है, आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अपन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं कि भाई दूसरी अवस्था जो है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दूसरी अवस्था का नाम है स्क्लेरोशिया अवस्था। स्क्लेरोशिया अवस्था। स्क्लेरोशिया अवस्था क्या है कि भाई मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद, मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों में, 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों में दानों की जगह, रोगग्रस्त बालियों में दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के स्क्लेरोशिया बन जाते हैं। दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के स्क्लेरोशिया बन जाते हैं। ठीक है, ये आपकी द्वितीयक अवस्था होगी कि भाई किस प्रकार से ये जो रोग है वो आपके फैलता है। ठीक है, तो ये आपके में बात कर ली कि इसमें संक्रमण कैसे होता है। ठीक है, किसी रोग की अवस्थाएं जो लक्षण है किस प्रकार से प्रकट होते हैं कि भाई बालियों में जैसे ये डिज़ाइन बनी होती है जहाँ पे ऐसे हरे रंग के ऐसे यहाँ पे दाने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दानों के अंदर क्या होता है, संक्रमण से क्या होते हैं, बीज नहीं बनते हैं जिससे आर्थिक, ठीक है, इससे क्या होता है, नुकसान होता है और फसल को बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इसके रोगजनक क्या है। ठीक है, मैं जैसे अपन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ सानी में कि इसका रोगजनक जो है आप एक क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है। ठीक है, ये भी कवक द्वारा मर्दा जनित रोग है। इसकी बात अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इस रोग को किस प्रकार से संक्रमित होता है, किस प्रकार से इसका संक्रमण होता है, कौन सी अवस्थाएं हैं वो संक्रमण करने में इसमें मुख्य योगदान देती है, ये अपन क्या कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।